गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने कल शुरू किया था मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो 5 पोर्शन हैं वो हमने देखे थे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो बाहरी आक्रमण होते हैं उसमें कौन कौन से आक्रमण होते हैं। उनमें से आज हमारा जो बिंदु है वो है अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण या भारत पर अरब आक्रमण। देखिए, जैसे हम मानचित्र को देखते हैं, जब इस प्रकार हम भारत और विश्व के मानचित्र को हम देखते हैं तो यहाँ ये अरब का क्षेत्र है, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी। यहाँ पर ये तट है, ये मकरान है, मकरान फारस की खाड़ी में। यहाँ पर ये देवल या देउल, और यहाँ पर ये सिसवान राज्य, फिर यहाँ नीरोन राज्य, रावर, आलोर, इधर कश्मीर आ जाएगा। ये राजपूताना, और खंबात की खाड़ी, थाना, बम्बई, ये सिंहल द्वीप, अनुराधापुर, और यहाँ केरल, मालाबार तट। इधर हम देखते हैं तो ये पूरा अरब का क्षेत्र, यहाँ खैबर की दर्रा, हैबर की दर्रा, बोलन की दर्रा, गोमल की दर्रा। यहाँ हम देखते हैं तो काबुल और जाबुल का क्षेत्र है। अरब के अंदर यहाँ है तुर्की, उसके बाद यहाँ मक्का है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि भारत में अरबों का आक्रमण, किस तरह से भारत में अरबों का आक्रमण हुआ। जैसा कि हम पृष्ठभूमि देख रहे हैं, 570 ईस्वी मक्का के एक कबीला है, कुरैशी कबीला। कुरैशी कबीले में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। पैगंबर मोहम्मद ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना पलायन किया, क्योंकि मक्का के अंदर बुत सिकन जो मूर्तियां थी, मूर्ति पूजा थी, जो बुत बने हुए थे, उन बुत का उन्होंने विरोध किया और इसलिए स्थानीय लोग उनके विरोधी हो गए। इसी मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा 622 ईस्वी। इसे हिजरत या हिजरी या हिजरत कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने हीरा नामक पहाड़ी में तपस्या करने के बाद
हीरा या हेरा पहाड़ी थी। तपस्या करने के बाद उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे एकमात्र अल्लाह के, ईश्वर के रसूल है या दूत है, और उनका संदेश, वह अल्लाह का संदेश, ईश्वर का संदेश सब तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे अपने 5 सिद्धांत इन्होंने दिए। और पैगंबर मोहम्मद के बाद, पैगंबर मोहम्मद जो संपत्ति छोड़ करके गए, यानी उनका एक कबीला था, समूह था, एक सेना थी, उस सेना का नेतृत्व या उसका एक मुखिया या अपना एक प्रतिनिधि बनाना जरूरी था, और इस प्रतिनिधि को खलीफा कहा गया, खलीफा कहा गया। और ऐसे ही खलीफा नियुक्त हुए। प्रथम खलीफा नियुक्त हुए अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर नियुक्त हुए, तीसरे उस्मान, चौथे अली खलीफा, उसके बाद मुआविया की सत्ता आ गई। मुआविया, इसके पुत्र हसन और हुसैन की हत्या कर दी गई। इसकी याद में ताजिया निकाला जाता है। करबला के मैदान में हुसैन को प्यासा तड़पा के मार दिया गया। उसके बाद मुआविया के बाद जब मारवान खलीफा हुए, इस समय अब्बासी लोगों ने, जो मूल रूप से पैगंबर से संबंधित, पैगंबर के चाचा अब्बास से संबंधित थे, तो अब्बासी लोगों ने संघर्ष करके और खलीफा पद प्राप्त कर लिया। इस अब्बासी खलीफाओं की शासन सत्ता आने के बाद जो खलीफा हुए, उन्होंने राजतंत्र की प्रणाली को अपनाया। इससे पहले जो धार्मिक प्रणाली थी, उन्होंने राजतंत्र प्रणाली को अपना लिया। तो ये जो खलीफा थे, ये साम्राज्य विस्तारवादी हुए। वैसे अबू बकर के बाद जब उमर खलीफा थे, तो 636 की बात है कि 637 में यहाँ पर इस जलीय मार्ग से थाना जो है, थाना नामक स्थान पर उमर के समय 637 में पहली बार यहाँ आक्रमण किया गया था। ये व्यापारिक आक्रमण था, लेकिन यहाँ अरब लोग कब्जा नहीं कर पाए। उसके बाद ये अरब लोग आगे बढ़कर के केरल, मालाबार तट और सिंहल द्वीप, श्रीलंका चले गए। तो मालाबार तट में पहली बार इनका प्रवेश होता है, और मालाबार तट से ये भारत से व्यापार शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले मुस्लिम लोगों का भारत में आगमन दक्षिण भारत से हुआ, ये ध्यान रहे। प्रथम बार भारत में इस्लाम का आगमन दक्षिण भारत में हुआ है, न कि पश्चिम उत्तर क्षेत्र में। ये विशेष ध्यान रखना है। जो प्रवेश जो है वो दक्षिण भारत में हुआ है, और जो आक्रमण है वो उत्तर भारत में हुआ है। अब यहाँ पर उमर के बाद अली खलीफा, अली के बाद सत्ता परिवर्तित हो गई, और मुआविया और इसके बाद जो अब्बासी खलीफा है, उन्होंने क्या किया, स्पेन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, इधर अरब के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तुर्की पर कब्जा कर लिया, अफ्रीका के कुछ उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया, और एशिया के क्षेत्र काबुल की घाटी तक ये दर्राएं पार करके एक काफ़ी बड़ा साम्राज्य जो है वो स्थापित कर लिया गया। उसके बाद अब्बासी खलीफाओं ने साम्राज्य विस्तारवादी नीति को अपनाया, अपने राज्य को बड़ा करने की नीति को अपनाया, और इस समय अब्बासी खलीफाओं के नेतृत्व में यहाँ इस क्षेत्र में, यानी ये जो अरब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इनका एक प्रतिनिधि, जिसे गवर्नर कहते हैं, गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया अल हिजाज को, अल हिजाज। और अल हिजाज ने अपने सेनापति नियुक्त किए इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए। उसमें आता है अबेदुल्ला, बुदेला और मीर मोहम्मद कासिम या मोहम्मद कासिम, मीर मोहम्मद कासिम। तो इस तरह से एक लंबे क्षेत्र पर
खलीफा वलीद ने इस क्षेत्र पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया अल हिजाज को, और अल हिजाज ने अपने 3 सेनापति अबेदुल्ला, बुदेला और मीर मोहम्मद कासिम को नियुक्त किया इन क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए। और इस समय सिंहल द्वीप से अरब के लोगों का व्यापार चल रहा था। इधर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यहाँ एक बंदरगाह है, देवल बंदरगाह, और देवल बंदरगाह के पास में ही यहाँ सीसवान राज्य है और यहाँ निरोन राज्य है। निरोन का क्षेत्र और इधर आलोर, रावर, आलोर का क्षेत्र, आलोर को ब्रह्मवाद कहा गया, ब्रह्मवाद। और आलोर जो है वो इस क्षेत्र की राजधानी थी, और यहाँ के जो राजा थे वो थे दाहिर सैन। अब देखिए, दाहिर सैन, आलोर इनकी राजधानी थी, ये इनका क्षेत्र दाहिर सैन का क्षेत्र था। दाहिर सैन मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ जो पहले राज्य था वो राय सहसा का राज्य था, राय सहसा। और राय सहसा जो थे वो शूद्र वंश से संबंधित थे, शूद्र वंश, शूद्र जाति नहीं है बल्कि शूद्र राजवंश है। यहाँ सिंध क्षेत्र में, पूरे सिंध के क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ये शूद्र वंश के शासक है, वो शासन करते थे, और उसमें राय सहसा शासक था। तो जब ये शासक था तो इसने बौद्धों को संरक्षण दिया, बौद्ध परंपरा को अपनाया, और सभी के साथ सहिष्णु व्यवहार किया, सहिष्णुता का व्यवहार किया। लेकिन इसका सेनापति था जिसका नाम था चस, और चस ने क्या किया, इसकी हत्या करके शासन पर कब्जा कर लिया। और चस था ब्राह्मण, और चस का प्रतिनिधि था दाहिर सैन जो ब्राह्मण था। इसने जैसे ही शासन सत्ता हाथ में आई तो अपनी ब्राह्मण नीति को अपनाना शुरू किया, यानी बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्धों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और यहाँ जो जातियां निवास करती थी सिंध में, जैसे मेड जाति यहाँ निवास करती थी और जाट जाति यहाँ पर निवास करती थी, तो जाटों और मेड़ों को इसने परेशान करना शुरू कर दिया और उच्च पदों पर ब्राह्मणों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। और इस तरह से एक सामाजिक भेदभाव का दायरा है वो उन्होंने स्थापित यहाँ कर दिया। इससे छोटी छोटी जनजातियों के लोग, कबीला के लोग जो है वो दाहिर सैन से नाराज थे, यानी इनमें आपस में फूट थी। ऐसी ही अवस्था में हम देखते हैं 708 ईस्वी में, 708 ईस्वी में क्या होता है कि खलीफा वलीद को अनुराधापुर के शासक, श्रीलंका के शासक ने यहाँ कुछ जो मुस्लिम कन्याएं थी उनको जहाज़ों में और सोने को जहाज़ों में वापस भेजा जा रहा था। और ये 8 जहाज जो है उस मटेरियल को लेकर के, और कुछ दास लोग थे उनको लेकर के, और ये जा रहे थे अरब के क्षेत्र को जा रहे थे। और ये मकरान से आगे बढ़े तो यहाँ देवल, जो देवल बंदरगाह है, यहाँ देवल बंदरगाह पर जहाज़ों को लूटा गया। ये जहाज लूटने वाले कौन लोग थे? ये जहाज लूटने वाले समुद्री लुटेरे थे जो दाहिर सैन के राज्य से संबंधित थे। अब हुआ क्या कि दाहिर सैन के राज्य से संबंधित थे, इसलिए खलीफा ने आदेश दिया अपने गवर्नर को, अल हिजाज को, कि जहाज कैसे लूटे गए। और अल हिजाज ने आदेश दिया दाहिर सैन को कि हमें जवाब दिया जाए और इसका हर्जाना भरा जाए कि हमारे व्यापारिक जहाज जो चल रहे थे तो उन्हें कैसे लूटा गया। लेकिन दाहिर सैन के इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो अल हिजाज के 2 सेनापति अबेदुल्ला और बुदेला ने आक्रमण किया, और सिंधु नदी, यहाँ उच्च का क्षेत्र है, उच्च का क्षेत्र सिंधु नदी के इधर पूर्व में उच्च का क्षेत्र है, हरियाणा से पास में उच्च के क्षेत्र तक इनकी सेनाएं जब आगे बढ़ी तो दाहिर सैन ने प्रतिकार करते हुए अबेदुल्ला और बुदेला की हत्या कर दी। दोनों सेनापति मारे गए। जब अबेदुल्ला और बुदेला 2 सेनापति मारे गए
तो ऐसी अवस्था में फिर गवर्नर अल हिजाज ने अपने सेनापति मीर मोहम्मद कासिम को एक विशाल सेना के साथ, यानी ये 15,000 की सेना, 6,000 घोड़सवार, 6,000 ऊंट सेना और 3,000 ये तोप चलाने वाले या पत्थर फेंकने वाली जो मशीन है उसको चलाने वाले लोग, ये 500 के समूह में जल मार्ग से आए 3,000 लोग, और 6,000 लोगों को लेकर के मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अपनी सेना को लेकर के पैदल रवाना हुआ और वह काबुल और जाबुल के प्रदेश को पार करके और सिंधु नदी के किनारे तक पहुंच गया। सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पहुंचा। जब सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पहुंचा तब इससे पहले ही दाहिर सैन ने क्या किया, दाहिर सैन को भय था कि स्थानीय जो लोग हैं वो उनका सहयोग नहीं देंगे। यहाँ क्या देखा गया, यहाँ मकरान क्षेत्र पर 708 में जब इन्होंने आक्रमण किया था तो मकरान पर कब्जा कर लिया था। तो मकरान का गवर्नर था हारून, मकरान का गवर्नर हारून भी सेना लेकर के और मोहम्मद मीर कासिम के साथ हो गया। और यहाँ की जो स्थानीय जातियाँ थी, जाट और मेड़, इन्होंने भी पूर्ण रूप से मोहम्मद बिन कासिम को पूरा समर्थन दिया। और इधर दाहिर सैन ने क्या किया, सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र में रावर नामक स्थान पर रावर का दुर्ग था और रावर के दुर्ग में जाकर के अपना संरक्षण प्राप्त किया और बाकी सेना को इस देवल क्षेत्र पर छोड़ दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने बिना किसी प्रतिरोध के देवल पर कब्जा किया और सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर अपने सेना के लंबे समय तक शिविर लगाए रखे और अपने घोड़ों को प्रशिक्षित करता रहा। तो लेकिन यहाँ दाहिर सैन ने आगे बढ़कर के किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया। अब वह क्या, 20 जून 20 जून को जब इसने आक्रमण किया, जैसे ही मोहम्मद मीर कासिम ने 20 जून 712 को रावर के किले पर आक्रमण किया। ध्यान रहे, रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। रावर का युद्ध किनके बीच में हुआ, दाहिर सैन और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य 20 जून 712 ईस्वी को रावर का युद्ध हुआ। और रावर के युद्ध में जैसे ये संघर्ष करते हुए, रावर के युद्ध में मुख्य बात यह कि दाहिर सैन जो है वो हाथी पर सवार था और ये दुश्मन आसानी से शिकार कर सकते हैं या आसानी से निशाना साध सकते हैं। और दाहिर सैन युद्ध के मैदान में युद्ध करता हुआ मारा गया। जब दाहिर सैन मारा गया तो ये आगे बढ़े और यहाँ एक विशाल 120 फीट ऊंचा एक मंदिर था और इस मंदिर के चारों तरफ दीवार थी। ये जो आलोर राजधानी है, आलोर राजधानी में विशाल मंदिर था और उसके चारों तरफ दीवार थी। दीवार बहुत ऊंची थी। मंदिर के ऊपर एक ध्वजा थी जिसे मजनीक कहा गया। और किसी ने मोहम्मद बिन कासिम को ये बताया कि जब तक ये ध्वजा नहीं गिरेगी तब तक आप इस क्षेत्र को जीत नहीं सकते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, मजनीक या पतंग जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से उस ध्वजा को नीचे गिरा दिया। जैसे ध्वजा को नीचे गिराया तो इन्होंने आक्रमण किया और 17 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति थे उन सबको काट दिया गया, उन सबको मार दिया गया और इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। और इनका प्रतिकार करने के लिए दाहिर सैन की रानी थी जिसका नाम था रानी बाई। दाहिर सैन की पहली पत्नी थी रानी बाई। रानी बाई ने पहले अपने सिपाहियों के माध्यम से संघर्ष किया, लेकिन बाद में रानी बाई ने जोहर कर दिया, अर्थात वह सती हो गई। जब रानी बाई सती हो गई तो दूसरी रानी थी जिसका नाम था लाडी बाई। लाडी बाई की 2 पुत्रियां थी, सूर्या देवी और परमल देवी। सूर्या देवी और परमल देवी और परमल देवी और लाडी बाई को मीर मोहम्मद बिन कासिम ने बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद ये आगे बढ़ा मीर मोहम्मद बिन कासिम और इसने ये सीसवान का क्षेत्र और निरून का क्षेत्र जो है उस पर भी कब्जा कर लिया।
ये इनके भाई के पास, इनके जो भाई थे उनके पास ये सीसवान और नीरून का क्षेत्र थे, दाहिर के भाइयों के पास, वो भी अपने अधिकार में कर लिया और आगे बढ़ करके उन्होंने मुल्तान को जीता। यहाँ मुल्तान का क्षेत्र है सिंध में, मुल्तान और उसका क्षेत्र है, मुल्तान को जीता 713 ईस्वी में। 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता और मुल्तान को जीतने के बाद यहाँ मोहम्मद बिन कासिम को इतना अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हुआ कि इस नगर का नाम, मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी कर दिया, अर्थात स्वर्ण नगरी के नाम से मुल्तान का नाम परिवर्तित कर दिया। उसके बाद ये इस क्षेत्र पर इन्होंने अपनी शासन सत्ता स्थापित की। 715 तक इन्होंने अपनी यहाँ शासन सत्ता स्थापित की और इधर खलीफा का प्रतिनिधि है वो खलीफा परिवर्तित हो गया और अब खलीफा जो है वो सलीम खलीफा बन गया। जब सलीम खलीफा बना तो सलीम खलीफा जो है वो वालिद का प्रतिद्वंदी था, अर्थात मीर मोहम्मद कासिम का प्रतिद्वंदी था। तो वह मीर मोहम्मद कासिम को मरवाना चाहता था। यहाँ हम यही देख रहे हैं कि मीर मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम का अंत किस तरह से हुआ। जैसा कि अरबों के आक्रमण का समस्त जो हमें विवरण मिलता है वो विवरण एक पुस्तक में मिलता है और उस पुस्तक का नाम है चचनामा। चचनामा पुस्तक में समस्त अरब आक्रमण का विवरण स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और चचनामा पुस्तक के अनुसार हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे हुआ, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये किंवदंती है, अधिकतर इतिहासकार इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अपने पाठ्य पुस्तक में है कि मीर मोहम्मद बिन कासिम का अंत किस प्रकार हुआ। तो मीर मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही यहाँ आलोर से दाहिर सैन के राज्य से दाहिर सैन की रानी लाडीबाई और पुत्री सूर्या देवी प्रमल देवी को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद इसने मीर मोहम्मद कासिम ने इन दोनों पुत्रियों को खलीफा सलीम के पास भेजने का आदेश दिया और खलीफा के पास भेजा गया। जैसे ही ये खलीफा के पास पहुंची दोनों बहनें, तो इन्होंने खलीफा से शिकायत की कि मीर मोहम्मद बिन कासिम ने उनका सतीत्व भंग कर दिया और उनका सतीत्व भंग कर दिया है, इसलिए वे उनकी रानियां बनने लायक नहीं हैं। जब ऐसा सलीम खलीफा ने सुना तो सलीम खलीफा ने आदेश दिया कि कैसे भी हो मीर मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सिलवा करके, बेलों की खाल में सिलवा करके हमारे पास लाया जाए। और ऐसा आदेश था, वैसा ही किया गया। मीर मोहम्मद बिन कासिम को बेल की खाल में सिलवा करके खलीफा के पास भिजवाया गया और रास्ते में दम घुटने से इसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही वहाँ पहुँचा और इसे बाहर निकाला गया तो ये मृत मिला और इसे देख करके सूर्या देवी और प्रमल देवी दोनों ने ये खलीफा को कहा कि खलीफा, हम तो हमारे परिवार के अपमान का बदला लेना चाहती थी, इसलिए हम इसका अंत करवाना चाहती थी, इसलिए हमने ऐसा किया। और उसके बाद कहते हैं कि ये जहरी कटारें थी इनके पास, एक दूसरे को घोंप करके ये समाप्त हो गई और इस तरह से मीर मोहम्मद बिन कासिम का अंत हो गया। ये किंवदंती एक सचनामा में उल्लेखित है। दूसरा, अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि सलीम जो है, खलीफा सलीम जो है वो इसका अंत करना चाहता था और इसीलिए खलीफा सलीम ने इसका अंत करने के लिए मीर मोहम्मद बिन कासिम का अंत चाहता था, इसलिए मीर मोहम्मद बिन कासिम को बंधक बना करके लाने का आदेश दिया। क्योंकि वह खलीफा वालिद का विरोधी था, इसलिए इसको बंधक बनाकर ले जाया गया और उस खलीफा ने इसे कड़ी यातनाएं दी और यातनाएं देने से मीर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। तो ये राजनीतिक कारण है और ये भी एक किंवदंती है, वो इस तरह की प्रसिद्ध है। तो इस तरह से भारत में अरबों का आगमन हुआ। इन अरबों के आगमन के बाद खलीफा प्रतिनिधि यहाँ सिंध का गवर्नर जो है, सिंध के बड़े क्षेत्र पर इनका अधिकार हो गया। यहाँ काबुल और जाबुल पर भी अधिकार हो गया और सिंध के पूर्वी क्षेत्र में जो मुल्तान का क्षेत्र है, उच्च का क्षेत्र है और इसे सिंध का पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब पाकिस्तान का क्षेत्र है जिसे सिंध का क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र पर इनका अधिकार हो गया। और इसके बाद जो जुनेद नाम का जो गवर्नर है वो यहाँ नियुक्त किया गया।
जुनेद को नियुक्त किया। जब जुनेद को यहाँ पर नियुक्त किया गया था तो यहाँ जुनेद का प्रतिकार करने के लिए हमारे यहाँ भारत में एक शक्तिशाली शासन सत्ता स्थापित हुई, जो पहले स्थापित हो चुकी थी, चल रही थी। उसने प्रतिकार शुरू किया और उस का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश जिन्होंने इन अरबों का प्रतिकार करना शुरू किया। तो हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन लोग हैं जो इनका विरोध करते हैं। जब गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं तो राजपूताना के क्षेत्र में मांडवेपुर जिसे हम मंडोर कहते हैं, यहाँ हरिश्चंद्र नाम के व्यक्ति ने जुर्ज या गुर्जर प्रतिहार शाखा की स्थापना की। जैसा कि हम देख चुके हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई, इनका मानना है कि माउंट आबू में यज्ञ किया गया और यज्ञ में अग्निकुंड से, वशिष्ठ के यज्ञ के अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई, जिसमें चेहमान, गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार, परमार और सोलंकी, जो गुजरात की सोलंकी थी। इन 4 जातियों की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे शक, कुषाण, हून विदेशी जातियों की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ इतिहासकार इसे भारतीय लोगों की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ भी हो, यहाँ एक शक्तिशाली शाखा गुर्जर प्रतिहार की स्थापित हुई और कक्कोस्थ नाम के व्यक्ति ने इस शाखा का विकास किया और इसके बाद इस शाखा का विकास होकर के आगे यहाँ भिन्नमाल या भीनमाल जालोर में इसके दूसरा केंद्र स्थापित हुआ। उसके बाद नागभट्ट प्रथम जो है वो इस वंश का शक्तिशाली शासक हुआ। नागभट्ट प्रथम, जिसने भीनमाल को जीता और भीनमाल को जीतने के बाद आगे बढ़कर के इसने उज्जैन को जीता। इनकी राजधानी उज्जैन भी थी, उज्जैन पर अधिकार किया और उसके बाद आगे बढ़कर के इन्होंने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की यहाँ राजधानियां पहले मांडवेपुर मंडोर थी, उसके बाद भीनमाल थी, उसके बाद उज्जैन थी और उसके बाद कन्नौज थी। तो नागभट्ट प्रथम एक शक्तिशाली शासक हुए, जिन्होंने जो खलीफा का गवर्नर है जुनेद, उनके प्रतिकार में अपनी सेना भेजी और सिंध के पूर्वी क्षेत्र, समस्त सिंध के पूर्वी क्षेत्र पर इनका प्रतिकार किया और इन्हें आगे बढ़ने से रोका। इसलिए यहाँ पर एक ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर का अभिलेख है और ये ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो इसी गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक या महानतम शासक मिहिर भोज या भोज, जिसे हम मिहिर भोज भी कहते हैं, जिसे हम भोज भी कहते हैं, उसके समय की ग्वालियर प्रशस्ति। और यहाँ पर एक अभिलेख है गुजरात का, इसे हम नौशारी का अभिलेख कहते हैं, नौशारी का अभिलेख के नाम से जानते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है कि नागभट्ट प्रथम जो है वो राष्ट्रकूटों का प्रतिहार था, यानी प्रतिहार का मतलब है द्वारपाल। ये राष्ट्रकूटों का द्वारपाल था, यानी राम के समान रक्षक माना गया। इनको शक्तिशाली इंद्र के समान अतः शक्तियों का नाश करने वाला माना गया और इसे नारायण की उपाधि दी गई। ध्यान रहे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट प्रथम को, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि दी गई। विशेष बात यह है कि ग्वालियर प्रस्तुति में ही उसे मलेच्छ नाशक की उपाधि दी गई।
मलेच्छ नाशक की उपाधि दी गई। और ये मलेच्छ कौन है? ये मलेच्छ जो है वो ये अरब लोग हैं जिन्हें यहाँ स्थानीय भाषा में तुरुस्क कहा गया। ध्यान रहे, तुरुस्क शब्द का अर्थ तुर्क नहीं है। तुरुस्क शब्द का अर्थ है अरब के लोग या अरबी लोग। जो अरब के रहने वाले लोग थे उनको तुरुस्क कहा गया। बाद में इनसे एक दंड भी वसूल किया गया, कर भी वसूल किया गया, और उस कर का नाम था तुरुस्क दंड। इसलिए ध्यान रखना कि तुरुस्क कौन है? अरबी लोग हैं। तो इन अरबी लोगों को मलेच्छ भी कहा गया, इसलिए इसे इन्होंने एक उपाधि धारण की, मलेच्छ नाशक। खास बात यह है कि नौसारी के अभिलेख में जितने भी शासक जो अरबों से हारे हैं उन शासकों की जो लिस्ट दी गई है, सूची दी गई है, उस सूची के अंदर नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नागभट्ट प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे राजा थे जो अरबों से कभी पराजित नहीं हुए, और इन्होंने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक दीवार की भांति, द्वारपाल की भांति रह करके रक्षा की और भारत में अरबों की शक्ति को प्रवेश करने से रोका। हालांकि जुनेज के नेतृत्व में कई आक्रमण हुए, लेकिन नागभट्ट प्रथम ने इस क्षेत्र में अरबों के प्रवेश को रोका। नागभट्ट प्रथम के बाद इस वंश गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुए वत्सराज। वत्सराज ने आगे बढ़कर के कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष, क्योंकि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए दो भाई थे, चक्रायुध और इंद्रायुध। चक्रायुध और इंद्रायुध। इंद्रायुध चले गए पाल शासकों के पास बंगाल में। इधर दक्षिण के राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट उत्तर की ओर बढ़े, तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल ये 150 वर्ष कन्नौज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे। इसे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और इस संघर्ष में भाग लेने के लिए वत्सराज जो पहला शासक था जिसने इस संघर्ष में भाग लिया, और उसके बाद वत्सराज का उत्तराधिकारी बना नागभट्ट द्वितीय। वह भी शक्तिशाली शासक था जिसने तुर्कों के भारत में प्रवेश को प्रतिबंधित किया, रोका। नागभट्ट द्वितीय को आदिवरा, महाराजा धीराज, शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना जाता है। इसने भी इस अरब के लोगों को आगे बढ़ने से रोका। तो अरबों का प्रतिकार करने वाले कौन है? नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। इससे आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।